गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। बात बिहार की कर रहे हैं। मंथन होने जा रहा है कि आखिरकार महागठबंधन की हार कैसे हुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। एनडीए ने 204 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि महागठबंधन मात्र 36 सीटों पर सिमट गया। आरजेडी ने 22.99% वोट शेयर के साथ सबसे ऊपर रहकर बीजेपी के 20% और जेडीयू के करीब करीब 19.5% पीछे छोड़ा। एआईएम को 1.18% और नोटा को 1.81% वोट मिले। चर्चित सीटों पर उप मुख्यमंत्री यानी कि डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने तारापुर से 45,800 वोटों से जीत दर्ज की। विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय से 25,000 वोटों से चुनावी दंगल जीत लिया। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से 14,532 वोटों से जीत हासिल की, जबकि तेज प्रताप यादव महुआ से हार गए। रेणु देवी ने बेतिया से 23,300 वोटों से जीत हासिल की। तेजस्वी ने कैंपेन में सरकार बनाने के दावे किए और राहुल गांधी के साथ उनकी केमिस्ट्री की चर्चा भी खूब हुई। फिर भी महागठबंधन की करारी हार हुई। एनडीए का वोट शेयर 47.2% रहा, जबकि महागठबंधन का 37.3%। यह अंतर सीटों में तब्दील हो गया। महागठबंधन की हार के पीछे कई रणनीतिक चूक जिम्मेदार है। पहला, वादों की भरमार बिना प्लान। तेजस्वी प्रण में हर घर नौकरी, पेंशन और महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन फंडिंग और टाइमलाइन का कोई खास खाका पेश नहीं कर पाए। वोटर्स को फील गुड नहीं मिला, जबकि एनडीए ने अपने वोटर्स को लामबंद किया। दूसरा, टिकट बंटवारे में अराजकता। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव में कई सीटों पर दोनों ने अपने कैंडिडेट यानी उम्मीदवार उतारे, जिससे वोट बटे वोट कटे। नॉमिनेशन डेडलाइन तक सीट बंटवारा तय नहीं होने से कंफ्यूजन फैला, जनता के बीच भी और प्रत्याशियों में भी। तीसरा, जंगल राज और मुस्लिम विरोधी छवि। एनडीए ने लालू राज के घोटालों और नरसंहारों को भुनाया, जबकि आरजेडी के कट्टे वाले प्रचार ने पुरानी यादें ताजा कर दी। बीजेपी ने मुस्लिम विरोधी इमेज को प्रभावी ढंग से उभारा। चौथा, लीडरशिप और समन्वय की कमी। आरजेडी कांग्रेस में नेतृत्व विवाद बना रहा, जो वोटर्स तक पहुंचा। सहयोगी दल अपने में उलझे रहे। पांचवा, जो सबसे अहम कारण था, वो था फ्रेगमेंटेशन। जनसुराज ने 3.5% वोट काटे, जबकि एआईएम ने करीब 5 सीटें जीतकर बची कुची कसर पर भी पानी फेर दिया। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर, उसके बाद प्राइम एजेंडा की शुरुआत। राजनीतिक अलग है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से रोहिणी आचार्य और उनके और सब बहन जो बाहर निकली हैं, इसको मैं बहुत बड़ा दुखद मानता हूँ। हमारा परिवार जो संयुक्त परिवार है, सब चलता है, और ख़ास करके बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस ज़रूरियत में इस तरह का काम किए हैं, ये जांच का विषय है। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है। ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में। परिवारवादी पार्टियों में ऐसे कुरुक्षेत्र के दृश्य आपको मिलेंगे, जहां सियासत की बुनियाद और उसमें बड़ी हिस्सेदारी केवल एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है, तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं। और तेजस्वी यादव का जो दंभ और अहंकार है, वो परिवार को बांध नहीं पाया। ये जो 10,000 रुपए दिए गए, तो ये हो सकता है फैक्टर रहा होगा, लेकिन अब भी उसके बारे में निश्चित जानकारी, समीक्षा हो रही है। सब जगह से जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लालू जी से मैं बड़े अदब से कहूंगा, आज नहीं तो कल आपका परिवार सत्ता में आ सकता है, लेकिन अगर परिवार ही ठीक नहीं रहेगा, उसी में झगड़े रहेंगे, तो बिहार को कैसे संभालेंगे। इसलिए लालू जी की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि वो इन तरीके की इन बातों को ख़त्म करें। आपस में अगर मन मुटाव है तो उसे ख़त्म करें। किसी के भी घर की बेटी, और खास करके लालू जी के घर की बेटी, घर में सुरक्षित नहीं, घर में संरक्षित नहीं, घर में सम्मानित नहीं, तो अगर गलती से ये पार्टी सत्ता में आती
तो क्या बिहार की बेटी और महिला सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानित होती? और इसीलिए आज सामाजिक न्याय की जो बहुत बड़ी बातें करते हैं, ढिंडोरा पीटते गए, हम सामाजिक न्याय से बड़ा हमारा कोई है ही नहीं हमसे। तो इस बार का बिहार चुनाव कई मायने में डिफरेंट था, अनोखा था, ऐतिहासिक था, हिस्टोरिक था। प्रचंड बहुमत में मिला और प्रचंड जमकर वोट भी पड़े। बिहार की सियासत में यहां से आगे का सफर आरजेडी के लिए महागठबंधन का कैसा होने वाला है, अगले घंटे लगातार इसी पर चर्चा। स्वागत कीजिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। कुमकुम भारद्वाज जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कुमकुम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजू खान साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। आरजू भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। स्वामीनाथ जायसवाल जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार, ये सीनियर जर्नलिस्ट, सुमन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आरजू खान साहब से पूछूंगा। आरजू भाई, आपकी कैंपेन में कोई कमी नहीं थी, नेताओं की मेहनत में कोई कमी नहीं थी। तेजस्वी यादव ने सबसे ज़्यादा रैलियां की, सबसे ज़्यादा जनसंवाद किया। आपके मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो देखकर लगा, और व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगा था कि इस बार बिहार में तेजस्वी बहुत बड़े पैमाने पर सीटें लाएंगे, एक कड़ी टक्कर एनडीए को देंगे। और मेरा जो अपना खुद का जो एनालिसिस बिहार चुनाव का था, मुझे लग रहा था कि जो टक्कर होगी इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी 19-20 का ही फर्क रखने वाले हैं। बहुत टफ फाइट आपने दी, ये शुरू में लग रहा था। लेकिन जब अर्जु भाई नतीजे आए, जब हम तमाम सेफोलॉजिस्ट से बात करते रहे और जब हमने तमाम सर्वे भी देखे, तो सर्वेज में एक तरफा एनडीए की सरकार बनती दिखाई दी। तो कई बार जहन में ये बात भी आई कि कई बार सर्वे गलत साबित होते हैं। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमारे और आपके जीवन में रहे हैं जब हमने तमाम चुनावी सर्वों को गलत होते भी देखा है। लेकिन अब मंथन का वक्त है। आज तेजस्वी यादव मिले तमाम नेताओं से और रिव्यू मीटिंग भी थी। मैं ये समझना चाहता हूं, बतौर प्रवक्ता, पुराने नेता भी हैं पार्टी के, बहुत एक्टिव हैं बिहार में, आपके हिसाब से हार के फैक्टर क्या थे, कहां चूक हो गई आरजू खान? आप जैसे पत्रकार बिहार प्रदेश में आते थे तो यही बात कहते थे जो अभी आपने अमित सिंह जी कहा, राइट, कि बहुत जबरदस्त नेक टू नेक फाइट है। Right. बिहार की जनता अब जो है वो बदलाव चाहती थी, और उस बदलाव को लेकर हम लोगों ने लगातार बिहार के मुद्दों को उठाया, बिहार की बातें की, बिहार की अस्मिता की बातें की, Right. बिहार की संस्कृति की बातें की, बिहार के पलायन की बातें की, चिकित्सा की बातें की, शिक्षा की बातें की। Right. यानी कि बिहार की जो जरूरत चीजें थी, कृषि के बात के ऊपर बातें की, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातें की, Right. कल कारखाने के ऊपर बातें की। ये Right. सारी बातें हम करते रहे। हमने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की, जैसे सत्ता पक्ष के लोग करते थे, हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठ, ये सारी बातें करते रहते थे। 20 सालों के शासन सत्ता के बाद भी अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते थे। और देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से कैसे कैसे बातें की, वो मुझे अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री कनपटी और कट्टे की बात करते थे। राइट, वो किस पद पर बैठे हुए हैं, उस पद के गरिमा का भी ख्याल उन्होंने नहीं रखा। राइट, योगी आदित्यनाथ जी आते थे, किस तरीके का वो बात करते थे, जंगल राज की वो बातें करते थे, बात करके डराने की कोशिश करते थे। एक ओसामा साहब को वो टारगेट करते थे, जबकि वो चेतन आनंद पे कुछ बातें नहीं करते थे। आनंद मोहन को किस तरीके से कानून में संशोधन करके जेल से बाहर निकाला गया, उसके ऊपर बात नहीं करते थे। हुलास पांडे के ऊपर बात नहीं करते थे, पप्पू पांडे के ऊपर बात नहीं करते थे, अनंत सिंह के ऊपर बात नहीं करते थे। वो अनंत सिंह जो कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी AK-47 उनके हाथों में किसने दिया, दुलार चंद की हत्या हो जाती है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और 30 से 40 मिनट पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आते हैं। ये उन्होंने लोकतंत्र की कोई बातें नहीं की, सिर्फ खोखली बातें की। तो हम मुद्दों पे रहे, मुद्दों के ऊपर हमने चुनाव लड़ा, और बड़ी यकीन के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने हमें चुनाव नहीं हराया है। बिहार की जनता का जनमत हमारे साथ है। आदरणीय ज्ञानेश जी की वजह से आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी मेहरबानी पे बैठे हुए हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में मैं आपको कह रहा हूं। और ये अंदेशा हम लोगों को था। आपने कहा कि SIR को आप मुद्दा बनाते हैं। हम लोगों ने हमेशा कहा, तमाम चैनल्स पे बैठे, कि SIR हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। SIR के टाइमिंग को लेकर परेशानी है। ये किया ही उसी लिए गया। और जब चुनाव आयुक्त का जब गठन होता है, तो आप वो चीजें देखिए कि जब इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर जब चुने जाते हैं, तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता था, विपक्षी पार्टियों को और सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाया जाता था, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती थी, और उसके बाद चुनाव होता था कि इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर कौन होगा, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। लेकिन आरजू भाई, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू आरजू खान, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो मेरा एनालिसिस, मेरा दूसरे उसके बाद भी आई हैव रेड अ लॉट अबाउट बिहार, मुझे लगता है कोई विभीषण तो था
जिसने आपकी स्ट्रैटेजी को, आपकी प्लानिंग को, आपकी चीज़ों को ख़राब ज़रूर किया है। कोई ना कोई ऐसा फैक्टर ज़रा, क्योंकि जिस तरह से 60-70% वोट पड़े हैं, इतना प्रचंड वोट बिहार के इतिहास में 25-30 सालों में नहीं पड़ा। मैं मानता हूं SIR एक मुद्दा था, वोट चोरी एक मुद्दा है, वोटों का कटना जुड़ना एक मुद्दा है, आई अग्री, वो आप विपक्ष है, आपका पूरा राइट है उसको उठाने का। लेकिन जिस तरह का बहुमत आया है, क्या सिर्फ वोट चोरी के बल पर या नकली वोटर्स के बल पर या वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां करके क्या इतना प्रचंड बहुमत लाया जा सकता है? आप वो छोड़िए, जो वोट काउंट्स पड़े हैं फर्स्ट सेकंड फेज में, आपने देखे हैं अर्जुन? वोट काउंट्स देखे, ऐतिहासिक वोट काउंट्स है। हमने सब कुछ देखे हैं, ऐसा नहीं है। हमने सब कुछ देखे हैं और सारे चीजों पे हमारा मंथन जारी है। हमने इलेक्शन कमीशन को कैसे बता दिया कि वो एविडेंस के तौर पे हमने उनके बताया है। देखिए, SIR के बाद जो प्रक्रिया आती है, वोटरों की जो गिनती होती है 7 करोड़ 42 लाख के करीब, उसके बाद इलेक्शन में जो वोट पड़ते हैं वो लगभग 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वोट कौन बढ़ाता है, ये वोट बढ़ाने वाला कौन? उसके बाद अगर उसका परसेंटेज निकालते हैं तो उस परसेंटेज में करोड़ों वोटर्स इधर से उधर मूव कर जाते हैं। तो ये सारे सवाल है। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि बिहार की जनता ने हमको नहीं हराया, बिहार की जनता बदलाव चाहती थी, बिहार की जनता हमारे मुद्दों के साथ खड़ी थी। अगर कोई रहमो करम पे है इलेक्शन, अगर वो जीता है तो वो ज्ञानेश कुमार की मदद से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने जीता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम लोकतंत्र में लोकतंत्र के चौथे खंबे से लेकर किसी भी चीजों को कमजोर नहीं होने देंगे। पॉइंट टेकन, ठीक है अर्जुन खान, पॉइंट टेकन। कुमकुम जी, एक बात मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर आप दक्षिण भारत में चुनाव जीत जाते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिन हिंदी पट्टियों में, जिन हिंदी बेल्ट्स में आप चुनाव हारते हैं, आप वोट चोरी की बात करने लगते हैं, आप ज्ञानेश कुमार पर सवाल खड़े करने लगते हैं, आप सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगते हैं, आप सिस्टम को कोसने लगते हैं। लेकिन दक्षिण भारत का क्या, हिमाचल का क्या, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, उन राज्यों का क्या? अगर वोट चोरी इतनी आसान होती और सिस्टम को हैक करना इतना आसान होता, EVM और VVPAT को उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाना इतना आसान होता, तो दक्षिण भारत में भी मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए थी। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत सब जगह बीजेपी होती। मुझे तो लगता है कि ये जो हार हुई है कुमकुम जी, मुझे लगता है कि RJD को इस पर बहुत ज़बरदस्त मंथन करने की ज़रूरत है, इनको अपना नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है, एक अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगा व्यक्तिगत रूप से कि जो मैसेजिंग थी वो वोटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई महागठबंधन की। दे कुड नॉट मेक वोटर्स अंडरस्टैंड कि ये क्या पब्लिक को दे रहे हैं, इनकी सरकार आने के बाद बिहार में क्या बदलाव होगा, कितनी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये और एक भ्रष्टाचार का मसला भी नुकसान कर गया महागठबंधन को। कुमकुम जी। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन को ये पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इनके शासनकाल में कांग्रेस में एक इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उसका मैं नाम ले रही हूँ, N गोपाल स्वामी। और उन्होंने नवीन चावला को बोला था, नवीन चावला एक जाने माने नाम है, उसके ऊपर उन्होंने बोला था कि जब नेक्स्ट नवीन चावला को अपॉइंट किया जा रहा था तो उन्होंने बोला था कि ही इज अ वेरी करप्ट पर्सन। देन ऑल्सो कांग्रेस ऑप्टेड फॉर नवीन चावला, उन्होंने उसको लिया और एक नहीं सुनी। तो ये इनके मन में जब इनको जो सहूलियत होती है वो सोचते रहते हैं। ये खुद को एनालाइज करने के लिए, जो कहते हैं ना सेल्फ एनालिसिस जो होता है, वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ लाइनें अगर आप अलाउ करें तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगी और शायद मैं इनको कम्युनिकेट कर पाऊँ, क्योंकि मैं तीखी वर्तना इनकी नहीं करना चाह रही हूँ। जो कहते हैं कि जो अभी छत विछत हो रखा है उसके ऊपर मैं क्या कटाक्ष करूं, या क्या मेरी संवेदना ही होगी कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं आज तक पॉलिटिक्स क्या है। तो मुझे अलाउ करें। कभी तूफान, कभी कश्ती, कभी मझधार से यारी, किसी दिन लेके डूबेगी तुझे तेरी समझदारी। कभी शाखों, कभी खारों, कभी गुल की तरफदारी। बता माली ये बीमारी है या फिर कोई इलाचारी। किसी का मोल करना और उस पे खुद ही बिक जाना। कोई कुछ भी कहे लेकिन यही फितरत है बाजारी। खिजां में पेड़ से टूटे हुए पत्ते बताते हैं, बिछड़कर अपनों से मिलती है बस दर दर की दुखदारी। इन्होंने जो किया है घर परिवार में, जो इन्होंने अपनी फैमिली में किया है, वो बिल्कुल मतलब बर्दाश्त के बाहर की बात है। सभ्य समाज बिहार गठबंधन डिस्कस कर रहे हैं कुमकुम जी, हम बिहार के घरेलू बात पे आरजू खान मैं बात कर रहा हूँ, आरजू खान मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बाहर आरजू जी मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आरजू जी जस्ट गिव मी अ मिनट मैम, वी आर डिस्कसिंग बिहार लॉस, लेट्स फोकस ऑन दैट मैम प्लीज। हाँ जी मैम, बिहार में हार के फैक्टर पे बात कर रहे हैं। जी मैम, मैं हार के फैक्टर पे ही बात करना चाह रही हूँ। लेकिन जब चीजें कुछ ऐसी घटित होती हैं जो मन को विचलित करती हैं, तो उसमें
कोई भी महिला और महिला के साथ अगर पूछो तो वो संवेदना है, हाँ, वो ठीक पीड़ा है। जी मैम। और उस पीड़ा को अगर उनको लग रहा है कि हम मजे ले रहे हैं तो उनकी बहुत नहीं मैम, बड़ी हार गलतफहमी। की वजह मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना एनालिसिस बताएं कि आखिर चूक कहाँ हुई। हार की वजह मैं आपको कह रही जो मैंने लाइनें पढ़ी कि जो खुद अपने आप को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए तैयार नहीं है, ये जिस तरीके का जॉब की गारंटी की बात कर रहे थे, कोई भी रोड मैप नहीं था, उसमें उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। वो कह रहे थे कि मैं चांद पे आपको घर दे दूंगा, पता नहीं विचित्र विचित्र किस्म की बातें चल रही थी। और जो ये नाले में पता नहीं कहाँ कहाँ ये फांद रहे थे, जो कभी इनके साथ, कभी वो सरकार में ऑपोजिशन में रहते थे, उनके साथ उनका गठबंधन करना, गठबंधन करने के बाद भी पीएम सीएम की लड़ाई में सीमित हो जाना, अननेसेसरली का जो कोई मुद्दा नहीं था वो मना, बिहार से कोई, और सबसे आज को का रोड शो लालू यादव के द्वारा करना, और वो भी जब वो कहते हैं कि मेरे हाथ पैरों को जेल, जब वो राहुल रेवेन्यू कोर्ट में, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, कोर्ट में जब जाते हैं तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, लेकिन रोड शो के लिए उनको शक्ति मिल जाती है और ये रोड शो करते हैं उनके लिए। तो इस तरीके की चीजें जनता देख रही थी, जनता को समझ है कि आरजेडी आखिर किस तरीके का सरकार लेकर के आना चाहती है। मतलब कोई भी इनसे दिशा भ्रमित नहीं हुआ, और जिस तरीके का अप्रचंड, मतलब जो हम लोग को कहते हैं ना प्रचंड जीत जो हमें हासिल हुआ है, उसमें इनकी स्वयं की कितनी भूमिका रही है, तो इनको तो खुद ही अपने आप को अपने आप की तरफ देखने की जरूरत है, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को सपना दिखाया जा रहा था, उस संजय ने इनका कितना बड़ा नुकसान किया, मैं बार बार हर डिबेट में बोली हूं। वो हरियाणा का संजय, बिहार की सीट से, बिहार की विधानसभा से जो हमारी सीटें होती हैं, जिस तरह से राज्यसभा का नॉमिनेशन होता है, उसमें पहले प्रेमचंद्र गुप्ता को, जिसके ऊपर IRCTC पता नहीं कितने, जितने भी इनकी सरकार में घोटाले हुए, हर किसी में नाम है। तो इनको अपने आप की तरफ देखना होगा। अभी का जो है, अभी इनको अगर ये नहीं देख पाते हैं तो ये कहानी हो जाएगी। और मैंने पहले भी डिबेट में बोला है, एक था लालू। ठीक है, ठीक है। कुमकुम जी, आरजू खान साहब चले गए क्योंकि वो चाह रहे थे कि परिवार के बारे में और संजय जी के बारे में डिस्कशन ना हो। एनीवेज, विल ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम अगेन। स्वामीनाथ जी, आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, अब देखिए हालत और ख़राब होगी बिहार में। मुझे याद है कि हम लोग जब डिबेट कर रहे थे तो आपने कहा कि अमित भाई इस बार नंबर बढ़ेंगे और 19 से ये 25 और 30 के बीच में हमारी सीटें आएंगी, लेकिन उल्टा हो गया, सीटें चौथाई से भी कम हो गई, 5-6 पे पहुंच गए हम लोग। कहाँ कमी रह गई, आपसे भी पूछ रहा हूँ। रहे थे कि साउथ में आप जीत जाते हो, यहाँ पे नहीं जीतते हो, और तो आप ये लगाते हो, ब्लेम लगाते हो। तो साउथ से ही हम शुरू किए थे कि साउथ में क्या गड़बड़ी हुई थी, जो 0 नंबर का, और जो एक घर में, चाहे आप महाराष्ट्र में देखे होंगे 9000 वोट एक घर में शिरडी में मिलता है, चाहे हम कर्नाटका से जो दिखाना हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबको बताया। और रही बात बहन जो बता रही थी भाजपा की हमारी प्रवक्ता, इनके ज्ञानेश कुमार के जीत के वजह से आप लोग को बहुत बहुत बधाई। जो सत्ता में आज देख पाओगे कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार को भी बधाई और इनको भी बधाई कि ये सत्ता का आप मिठाई चख लो। और जिस तरह से भी देखे ट्रेन में किस तरह से लद के वापस अब जा रहे हैं, पहले ये लोग हरियाणा से वोटर और सब जगह से ट्रेन फ्री करके भेजा गया, और 10,000 का जो लॉलीपॉप हमारे बहनों को चुनाव आयोग के हथकड़ मिली भगत से जिस दिन घोषणा हो रहा है उस दिन तक पैसा डाला गया। 40,000 करोड़ देश के संपत्ति को जिस तरह से चुनाव एक तरह एजेंडा तय करने के लिए महिलाओं को, युवाओं का भविष्य गिग वर्कर बनाकर दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र भेजा जा रहा है, और लेबर बनाकर यहाँ इंडस्ट्रीज एक सुई का 20 साल में नहीं लगा। एंटी कैम्पेंसी होते हुए भीड़ देखे होंगे तेजस्वी यादव, चाहे हमारे इंडिया गठबंधन का भीड़ देखे होंगे, लोगों का जज्बा देखे होंगे। इनके कुर्सियां खाली रहती थी, इनके यहाँ भीड़ जुटाने पर नहीं जुटती थी, और उसके बाद ये जीत जाते हैं। इनके 12 मंत्रियों का, 2 डिप्टी सीएमओ का 1,22,000 समथिंग वोट लगातार खंड, एक ही जैसा संयोग और प्रयोग कैसे होता है, ये भी सवाल खड़ा करता है। दूसरी बात, जिस तरह से ये लोग एजेंडा
कभी भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आए होंगे, उत्तर प्रदेश चाहे असम का, ये नहीं बोले होंगे कि हमारे यहाँ ये उद्योग धंधा मैं लगाकर इस तरह से हम अपने प्रदेश का मैं यही विकास किया, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कटोगे बटोगे, इस तरह की भाषा बोला गया, कट्टा डबल बैल और छक्का से छाए छाए मारा जाए, इस तरह का निगेटिव फैलाया गया। लेकिन मुद्दे की बात पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी के जुबान से लेकर उनके जितने सीएम थे आए हुए यहाँ पर, उनकी बिगड़ी जुबान, सारा बिहार का युवा, और अब युवाओं का भविष्य अधर में अब तो लाद लाद के जा रहे हैं ट्रेनों पर। आप देख रहे होंगे, पूरा मीडिया में आ रहा है किस तरह से इन्होंने विकास की एजेंडा तय कर दिया है। और कहते हैं कि वो लोग लालू यादव के समय का ये निरेटिव है कि वहां यानी जंगल राज। अभी कौन सा जंगल राज कम है? महिलाओं की सुरक्षा की बात बयान करती हैं। कौन महिला सुरक्षित बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है? जब इनके विधायक से सुरक्षित नहीं है, इनके नेताओं से सुरक्षित नहीं है। 3-3 हजार बेटियों का रेपिस्ट का प्रचार करने जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। सेंगर जैसा विधायक, विजय गौड़ जैसा उत्तर प्रदेश में विधायक इनके पार्टी में पलते हैं। जो रेपिस्ट है भारतीय जनता पार्टी में, दिखा रहा था झारखंड की एक महिला किस तरह से लड़की परोस रही थी बिहार के नेताओं के, पूरा आया था, सोशल मीडिया में दिख रहा था। तो ये लोग सम्मान की बात करती हैं महिलाओं का। इनके बड़े बड़े कई नेता ऐसे खुलकर बोले हैं कि महिलाओं का जिस तरह से शोषण। स्वामीनाथ जी, मुझे लगा कि आप हार के मंथन पर चर्चा करेंगे। मैंने कुमकुम जी को मना किया था कि व्यक्तिगत बातें नहीं होनी है, हार पर चर्चा होनी है। स्वामीनाथ जी, आपने हार नहीं बताई, 19 सीट से 6 सीट पे आ गए, उसके बारे में सोचिए। कम से कम बिहार में साफ हो गए आप लोग, साफ हो गया आप लोग बिहार में। कहीं भी हो सकता है जब संयम, तो उस पर संयम, आप संयम के साथ जवाब दीजिए ना कि कैसे इतनी बड़ी हार हुई। आरजू खान तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं ना। 1 रुपया मीटर जमीन लिया, बिहार में सुपड़ा साफ हो गया। चिंता करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। 20 रैली राहुल गांधी करते हैं बिहार में, नुकसान आपने आरजेडी का भी किया। आपने तो आरजेडी का भी नुकसान कर दिया इस चुनाव में, ऐड करने के बजाय। चलिए ठीक है स्वामीनाथ जी। सुमन कुमार, दिक्कत यही है कांग्रेस के साथ, ये जो विजिटिंग फैकल्टी वाली भूमिका निभाई जाती है इनके नेताओं के जरिए। मुझे नहीं लगता, जब मुझे इतनी समझ है सियासत की, तो कम से कम कांग्रेस को समझना चाहिए कि बिहार जैसा प्रदेश जहां के लोगों के खून में, उनके दिमाग में पॉलिटिक्स बसती है, राजनीति को वो खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं और बैठते हैं, तो ऐसे प्रदेश में आप जाकर विजिटिंग फैकल्टी बन के तो नहीं। तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, खून का कतरा कतरा बहा दिया। सर 1 साल से तेजस्वी यादव लगे रहे पार्टी को उठाने में, ऊपर ले जाने में, रैलियों पर रैलियां, चाहे एसआईआर की बात रही हो, 139-140 रैली तेजस्वी यादव ने अकेले की, तब भी काम नहीं हुआ। और अगला ये सोचता है कि हम 15-20 रैलियां करके आएंगे और हम बिहार जीत लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर, बिहार कोई मजाक तो है नहीं। अमित भाई, शुरुआत में ही जो आपने बात कही ना, वो बहुत ही तार्किक और बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक बात कही कि वहां प्रधानमंत्री, वहां गृह मंत्री, वहां तमाम सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तमाम सारे केंद्रीय मंत्री, उसके बाद संघ से लेकर, संघ के बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ता, एक एक बंदे को घर से बाहर बूथ तक पहुंचाने की रणनीति। उससे पहले कि हम बात करते हैं तो 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में और 1,100 रुपए पुरुषों के अकाउंट। वो पुरुष जो जिनकी उम्र 50 साल 60 साल के आसपास है, जो जिन्हें सिर्फ पेंशन के तौर पे वृद्धावस्था पेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए मिला करता था, उनको 1,100 रुपए मिला। और ग्राउंड रियलिटी मैं बताऊं आपको, जिस एमआई के भरोसे आरजेडी और कांग्रेस के नेता लगे रहे, हंगामा करते रहे, उस एमआई में मुसलमानों को, यहां पे बिल्कुल हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए मुसलमानों के जो बड़े नेता थे वो कहां थे। तेजस्वी यादव जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, शिवानंद तिवारी को कल अपने फेसबुक पर लिखकर पार्टी से हटना पड़ा। एक समय ऐसा हुआ करता था जब यही पार्टी, खासकर आरजेडी की हम बात करते हैं, उसमें मुसलमानों के बड़े बड़े नेता थे, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वहां भी वो टीम गायब थी, जो घर से निकालकर लोगों को लाते। वहां ओवैसी साहब आते हैं और कई सीटों का समीकरण बिगाड़ कर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें 22 सीट दीजिए, लेकिन ये इतने गुरूर में थे कि उस समीकरण को ये समझ ही नहीं पाए। मुसलमानों में जो पैठ बनाने की बात हो रही है, आखिर आरजेडी में
यकीन करने से पहले वो भटक गए। कई सारे सीट ऐसे हैं जहां मैं, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं, आप तो बिहार और में मैं थे उस इलेक्शन के इलाके वक्त, से भी सुमन जी आप तो बिहार में ही थे। हाँ। मैं जी, और मैं बिहार में ही था भाई। मैं जगह जगह इलाके में जब मैं घूम रहा था, क्योंकि ज्यादातर रिपोर्टर शहर जा रहे थे, गांव के नब्ज को आप जब तक नहीं पकड़ेंगे, जब तक उनको भरोसा आप नहीं दिलाएंगे, तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। वहां 10,000 रुपए और 1100 रुपए, 1100 रुपए उन बुजुर्गों से पूछिए जो ईबीसी क्लास में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वहां गरीबों के लिए खासकर, क्योंकि वहां पलायन सबसे ज्यादा है भाई। वो उनके बच्चे चले आते हैं बाहर कमाई करने के लिए, 11 रुपए उनके लिए बहुत महत्व रखता है। ये वादा उनके लिए महत्व नहीं रखा। और बहुत अच्छी बात आरजू भाई से मैं कहूंगा, आरजू भाई समीकरण समीक्षा सिर्फ आप इस पे इलेक्शन कमिश्नर पे मत जाइए, जब तक अपने ग्राउंड रियलिटी को आप नहीं समझेंगे। कार्यकर्ता आप अभी भी यंग जनरेशन, खासकर एमओआई से लेकर और भी कई जाति में, वो भी आरजेडी के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन उसको पकड़ कर रखने वाला कोई बंदा नहीं था। नतीजा ये रहा कि वो बिखरता चला गया। और जिस बात को लेकर हमने उस दिन डिस्कशन में अमित भाई कही थी कि 200 के पार क्यों जा रहे हैं, आप उस प्रचंड सिचुएशन को समझने की जरूरत थी, आप समझ नहीं पाए। ऐसे ऐसे सीट से बीजेपी जीत के आई है जहां कभी लगातार 3-3 बार हारती रही। भाई वो आरजेडी का, सुमन जी वो आरजेडी का गढ़ था, वो आरजेडी का गढ़ था। मैं नंबर्स लेके बैठा था डिबेट पे इलेक्शन के दिन, तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि बीजेपी वहां से जीती है जहां पर हमको ये लगता था कि ये तो बेस्टन सीट है आरजेडी की, वहां से आरजेडी जीत कर आएगी। और कुमकुम जी मेरे साथ डिबेट में थी, कुमकुम जी मुझसे कह रही थी कि अमित यस वी आर ऑल्सो सरप्राइज्ड, लेकिन ये परफॉर्मेंस ये बहुत ऊपर की बात हो गई थी। मैं कुमकुम जी से कह रहा था कि आप वहां से जीत गए कुमकुम जी जहां से अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है, वहां से अमित भाई बीजेपी आई। इसका सिर्फ और सिर्फ अमित भाई सिर्फ एक मिनट लूंगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझना। आप भाषण में बहुत सारी बातें कह देंगे, ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा बिहार चमका ऐसा कर दूंगा। वहां रियलिटी क्या है? उनके अकाउंट में 1100 रुपए गया, उनको भरोसा हुआ। और मैं एक वाक्य, इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, एक मिल्क कलेक्शन सेंटर पे मैं बैठा हुआ था, रात का वक्त था, और एक बुजुर्ग जो यादव समुदाय से ही थे, और आज से नहीं, उन्होंने अपने बच्चे का नाम लालू, तेजस्वी, पोता का नाम तेजस्वी, पूरा खानदान वो उसी सिस्टम पे और भगवान की तरह मानते। उनसे मैंने पूछा कि चाचा क्या हालचाल, सब ठीक ठाक हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक ठाक। हमने चाचा इस बार क्या हुआ, गड़बड़ कर दी क्या? बोला बउआ हमारा दोनों बेटवा पोतवा सब चला गया वहां इसमें गुजरात में, अब हमको 1100 रुपया मिलने लगा। हमने फिर गड़बड़ कर दी क्या? क्योंकि आपका बेटा तो यहाँ भी वो पोता जो है अभी बम सब मतलब तैयारी, पटाखे की तैयारी, तमाम सारी तैयारी, जीतने की तैयारी, उसके बाद हम ऐसा करेंगे। तो उनकी तैयारी तो उसने कर रखी है। बोला सही बात बताएं तो हम और पति और पत्नी दोनों, हमको 11, पत्नी को तो 10,000 मिल गया, 1100 रुपया का हमारे पास जो भरोसा दिया गया वो 1100 रुपए। आरजू खान मुझे बताइए, जो बातें सुमन कुमार ने कही हैं कि कहीं ना कहीं मिस हुआ, जो यंगस्टर्स को कैलकुलेट करके साथ लाने की बात थी वो मिस हुई, एक जो जनादेश और एक जो मनन चिंतन वोटर्स तक पहुंचना चाहिए था वो कम्युनिकेशन कहीं बैरियर बीच में ज़रूर रहा। एसआईआर का मुद्दा आई डू एक्सेप्ट, वो आपका एंगल है, आप चुनाव आयोग के काम करने के सलीके और तरीके को लेकर क्वेश्चन करें, दैट इज़ योर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आई अंडरस्टैंड, आई टेक दैट पॉइंट। लेकिन क्या जो सुमन कुमार कह रहे हैं क्या वो मिसिंग नहीं है आरजू खान? मुझे तो लगता है मिसिंग था। देखिए नहीं, आप सुमन कुमार की अपना एनालिसिस है, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूं, मैं उस चीज को मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं इतना भी मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि बिहार की जो जनता थी उसमें खास तौर से जो यूथ थे वो पूरी तरह से बदलाव चाहते थे। हम गांधी मैदान जाते थे और गांधी मैदान में जब आप सुबह में जाइएगा तो हजारों लड़के बिहार के हर जिले से लगभग आके तैयारी करते हैं। हाँ मैं गया हूँ वहां, मैंने देखा है, वो रनिंग करते हैं, वो सुबह रनिंग करते हैं, वो जी मैंने देखा है। उसमें से ऑलमोस्ट अगर 100 लड़कों से पूछिएगा, 200 लड़कों से पूछिएगा, अगर 200 लड़कों से अगर पूछेंगे तो 195 का ये सवाल रहेगा कि हम बदलाव चाहते हैं। और यही हालत थी बिहार के पूरे युवाओं की। तो मैं इस चीजों को पूरी तरह से ये नहीं कहूंगा कि जो सुमन जी ने कहा वो 100% एकदम गलत है, कुछ चीजें उसमें सच्चाई होंगी, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन बिहार की जनता, बिहार की यूथ और बिहार की महिलाएं दोनों बदलाव चाहती थी। जहां तक रही विजन के पास, बिहार की जनता इतनी समझदार है, इतने लोग राजनीति को समझते हैं कि वो जानते
कहते थे कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनके पास विजन नहीं है। वो विजन इसलिए नहीं है कि जब हमने कहा कि 1100 रुपए के 400 की जगह पे हम 1500 देंगे, तो इस सरकार ने आनंद फानंद में उसको 1100 करने का काम किया। हमने कहा इस गरीब प्रदेश में जो बिजली दर यूनिट जो सबसे महंगी है, हम 200 यूनिट फ्री करेंगे। इन्होंने आनंद फानंद में 125 यूनिट फ्री किया। हमने कहा कि बिहार के रोजगार पे पहला हक बिहार के युवाओं का है। हम पिछली सरकार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर पाए, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो खास करके बिहार के युवाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। वो सत्ता पक्ष के लोगों ने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत उसका अनाउंसमेंट किया। तो इसलिए बिहार की जनता भी जानती थी कि जो है ये सारे लोग विजन को चोरी कर रहे हैं, इनके पास दूरदृष्टि नहीं है। आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और उस 10 लाख को उस वक्त के डिप्टी सीएम सुशील मोदी कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन उसको संभव किया। तो एक उम्मीद थी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद की के ऊपर बिहार प्रदेश के युवाओं के अंदर, और उस चीजों पे तेजस्वी प्रसाद यादव खरे उतरे। उन्होंने जो जो चीज कहा वो उस बातों को इंप्लीमेंट किया, जमीन पर उतारा। इसलिए युवा पूरे बिहार के हमारे साथ थे। अब जहां तक रहा कन्वर्जन की बातें कि आप कहते हैं कि मुस्लिम और तुष्टीकरण, ये वो जो सारी चीजें थी, मैं कहता हूं ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूं। इस लोकतंत्र को किसने प्रभावित किया, सबसे बड़ा सवाल ये है। और सिर्फ हम इस पे, पहले ही मैंने राउंड में कहा कि सिर्फ हम इस पे मंथन ही नहीं कर रहे हैं, 2-4 चीजों के बाद मंथन करके हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर हम हाई कोर्ट में गए, 12वें आधार को आधार माना पड़ा हमारे कहने के ऊपर, और जिनको मृत घोषित कर दिया था उसको हम लोगों ने जीवित घोषित किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हम ऐसे बैठने वाले लोग में नहीं हैं। सड़क से लेके सदन तक हम आवाज उठाएंगे, और बिहार के आम आवाम की और देश के लोकतंत्र को बचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ये विपक्ष का जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। फेयर इनफ। कुमकुम जी, हालांकि जो सुमन कुमार कह रहे हैं, आई टोटली बाय दिस एनालिसिस ऑफ सुमन कुमार जी, क्योंकि मुझे जब रिजल्ट्स आ रहे थे, सुबह आप तो थी जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, वी वर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स। आरजू उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। आई वांटेड हिम डेस्परेटली कि आरजू उस दिन मिलें, लेकिन शायद इनके व्यस्तताएं थी, मिले नहीं उस दिन। लेकिन उस दिन जब डेटाज आ रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे, वोट शेयर पे हम जब कुमकुम जी बात कर रहे थे, तो मेरा एनालिसिस तो यही कहता है कि डिस्कनेक्ट बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं के बीच। और मैं बार बार कहता हूं, स्वामीनाथ जायसवाल यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने पहले भी डिबेट में 100 बार ये बात कही है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि आरजेडी को सबसे अधिक नुकसान अगर विपक्ष से ज़्यादा किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। एनडीए से ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है कांग्रेस ने आरजेडी को पहुंचाया है, क्योंकि 60-70 सीटों पर आप लड़ते हैं, उसके बाद आप 6 सीटें लेकर आते हैं, और मुझे लगता है कि आरजेडी अगर मैसिवली इन सीटों पर लड़ी होती तो शायद बीजेपी के लिए टक्कर ज़्यादा होती। मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कांग्रेस इस बात को इत्तेफाक न रखे, लेकिन जो मिसिंग लिंक्स थे, जो मिसिंग कनेक्ट था, जो सुमन कुमार कह रहे हैं कि वो 1000 रुपये 1100 रुपये जाना, महिलाओं के खाते में 10,000 जाना वाला जो मसला है, मुझे लगता है बीजेपी कनेक्ट बड़े आपके पास थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज भी बहुत बड़े पॉलिटिकल ब्रांड हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आज भी बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, उसके टक्कर का नेता देश में नहीं है, मुझे अभी भी लगता है। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ब्रिगेड लगा दी। आप देखिए, पूरे सीएम आपके वहाँ पहुँचे हुए थे, पूरे देश भर के आपके आरएसएस के नेता पहुँचे थे, संगठन के महामंत्री कन्विंसिंग कर रहे थे। मतलब आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, और महागठबंधन मुझे लगता है कि सिर्फ तेजस्वी अकेले रह गए, मुझे ऐसा लगता है। कुमकुम भारद्वाज जी, अमित जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमने क्या किया वो हमारी समझ थी, इन्होंने क्या किया इनकी समझ थी। तो बिना मतलब उसको स्वीकार करने की बजाय ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गांधी मैदान की बातें करें, तो एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा 195 लोग, 200 लोग को इन्होंने गांधी मैदान में बात की, उसमें 195 मीन्स 97.5% लोगों ने, लड़कों ने, उससे उन्होंने मतलब जो डेटा, जो सैंपल साइज लिया इन्होंने 200 लड़कों का लिया, उसके बेसिस पे इन्होंने 97.5% जो युवा है वो इनके साथ था, इनकी ये समझ है। अगर आपको याद होगा, मैं पिछले डिबेट में भी, आपके एक पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा था कि 5 से 7 सीट तो पीके जन स्वराज पार्टी को आना ही चाहिए। विजय नारायण सिंह जी थे, आपको याद होगा, विजय नारायण सिंह जी थे, उन्होंने ये बात कही थी। मैं हंसी थी और मैं बोली थी मैं बैठूं इसके ऊपर, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद थी और हमें पता था कि पीके को 0 सीट आने वाला है। और एक और डिबेट में मैंने कहा था कि आपने कहा था जी, और दूसरी बात, एक और टीवी डिबेट में मैं बोल रखी थी कि 5 से 7% से ज्यादा वोट शेयर अगर आ गया पीके को, तो हम फिर बैठेंगे आपके चल पे, अपने की भी कोई गुंजाइश नहीं है।
आरजेडी किस तरह से हारेगी, ये मैं इसको लेकर के भी बहुत अस्वस्थ थी। एक और चैनल पे मैंने बोला था कि 90 सीट फॉर बीजेपी और 200 प्लस फॉर एनडीए। तो ये हमारा ऐसा नहीं था कि हमने कोई सगोफा छेड़ दिया। ग्राउंड जो था ना, वो बच्चा बच्चा में को हमें दिख रहा था कि इस बार प्रचंड बहुमत हमें आने जा रहा है कहीं से। और इनके लोग जिस तरह से बहुत आक्रोशित, और नहीं मतलब आक्रोशित नहीं कहूंगे, आक्रोश तो बाद में आएगा जब इनको कुछ देखने और सुनने को मिलता है। ये लोग जिस रूप में आ रहे थे, जिस तरह से तांडव कर रहे थे रोड के ऊपर चुनाव प्रचार के वक्त, मैं उन जगहों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उससे साफ साफ दो लोगों को दिख रहा था कि अगर ये आए तो क्या दिखेगा, क्या रूप होगा बिहार की सड़कों पे। ये वापस से, हमने जंगल राज याद नहीं दिलाया, वापस से लोगों के बीच में उन्होंने सैंपल दिखाया कि देखिए जंगल राज का नमूना क्या है। जी मैम। जी कुमकुम जी की इस बात से भाई मैं ग्राउंड पे था और मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं कि ये हकीकत है। मिथिलांचल का हिस्सा, उस लोकेशन का नाम मैं नहीं लूंगा, और वो क्योंकि यादव बहुल वो हिस्सा है, समस्तीपुर की ही हम बात करते हैं। एक सिर्फ 24 घंटे पहले कुछ युवाओं ने इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया और वो वीडियो बना के, क्योंकि जिस सोशल मीडिया पे हम लोग हमेशा बैठे रहते हैं, उस सोशल मीडिया पे उस वीडियो को जारी कर दिया गया और पूरा मिथिलांचल कि अगर हमारा बनता है कट्टा वट्टा, मतलब वो शब्द का इस्तेमाल आप ठीक है सुमन, मैं आ रहा हूं आपके पास। और कुमकुम जी बात पूरी ऐसा मोमेंट चेंज हुआ। ठीक है सुमन भाई, मैं आ रहा हूं। कुमकुम जी प्लीज कंप्लीट योर वर्जन ऑफ। जी अभी उन्होंने फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करी, तो मैं इनको कहना चाहूंगी कि ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तब तक इनको जाना चाहिए था। और इनको पता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा में बैठे हुए राहुल गांधी हैं, अगर वो कोर्ट चले गए और वहां पे अगर उन्होंने अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए तो उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए उन्होंने बोला भी कि मैं जो कर रहा हूं कोर्ट तो उसको देख ही रहा है, मतलब कोर्ट इनको देख करके संज्ञान लेता है, ये कोर्ट जाने को तैयार नहीं है। तो आप स्थिति समझिए कि क्या ये क्या कर रहे थे और फैक्ट क्या रहा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो हमारे ऊपर ये अटैक कर रहे थे। मैं एक स्पोर्ट्स वुमेन रही हूँ अमित जी, और नेशनल खेली हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी मेरी समझ स्पोर्ट्स को लेकर के है। एक ना रिले रेस होता है और रिले रेस में ये फाइनल करना होता है कि कौन पहला दौड़ेगा, कौन दूसरा, तीसरा और चौथा। सारी स्ट्रेटेजी होती है किसी भी चीज को जीतने के लिए। आपको एक चीजें को बहुत तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है, जिसमें ये लोग पूरी तरह से विफल रहे। रोड पे तो जो इनका तांडव था वो दिख ही रहा था, और ये लोग हुटिंग करते थे। इनके प्रवक्ता जो थे वो ज्यादातर, इनको देखा गया अच्छे प्रवक्ता, कोई कह रहा है गो 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 के चक्कर में गो वेंट गॉन ये हो गए, लिटरली गो वेंट गॉन हो गए। कोई शिवलिंग की जब चर्चा करता है तो कहता है क्या शिवलिंग पे महिलाएं कैसे पूजा करती हैं। तो इनके प्रवक्ताओं की ये समझ थी, जिनकी जो ये सोच रहे थे कि देश का जो लोग हैं वो दिवालिया है मानसिक तौर पे, उनको कोई समझ ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी स्वामीनाथ जी कुछ कह रहे थे, मैं बड़े भले शब्दों में मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन्होंने जिस शब्दावली का प्रयोग किया, अभिषेक मनु सिंघवी, कोई नाम छोटा नाम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा नाम है, उनका जरा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने क्या किया है वो मैं शब्दावली यहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट का क्या कहा है, क्या खाका उन्होंने खींचा है महिला जज बनाने को लेकर के। रमन्ना चीजों पे रमन्ना का अपने आप को देखना होगा। दूसरी बात, एजेएल कंपनी जो है स्वामीनाथ जी, अरे बहन 3000 बहनों का विजय कुमार गोड़ एक नाबालिग बच्चे को जो एमएलए होता है, सुनिए ना, एजेएल कंपनी का जो पैसा था वो कांग्रेस का था, कांग्रेस के खाते में डालिए। कांग्रेस में जो स्वतंत्रता सेनानी मसाज कराता है, बलात्कार करता है, एक गिनाऊ तो गिनाऊ, लाखों आपके पास है। ऐसा कौन नेता है जिसको गिनाऊं? आपके प्रधानमंत्री खुद एक लड़की का साजिश वो करवा रहे थे, जो उस पर आवाज उठाया उसको मारो, यानी पकड़ दे, उसको अंदर कर दिया गया। गुजरात का जब मुख्यमंत्री थे, ये भी तो आपको मालूम है। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा काम करता, मैं बताऊं मिठाई पे आऊं मिठाई पे, मैं मिठाई साहब को किताब को ले आइए पब्लिक डोमेन में, मिठाई साहब की किताब को पब्लिक डोमेन में ले आए। 3000 बेटियों का मिठाई साहब को, मिठाई साहब इंदिरा गांधी कौन कर रहा था? क्या बात करते हैं आप लोग को शर्म से डूब मरना चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। किताब को किसने बैन किया आपने? शर्म तो बचा नहीं है, रेपिस्टों का भंडार बना। मिठाई साहब की किताब को पब्लिक डोमेन में ले आइए ना। आरएसएस के लोग तो मिठाई साहब को। स्वामीनाथ जायसवाल जी, बिहार पर डिस्कशन हो रहा है, कहाँ चले गए आप? स्वामीनाथ जी, आपके पास कुछ कॉन्क्रीट बात करने के लिए है?
नहीं, जिस बात को उठाई कुमकुम स्वामीनाथ जी, उस आपकी बात इतनी को बड़ी मैं हार तो बिहार में क्यों हुई, मुझे बताइए। का प्रयोग किया था ठीक है, महिलाओं के लिए। कुमकुम जी, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्वामीनाथ जायसवाल जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, हम लोग बिहार को डिस्कस कर रहे हैं, मुझे बताइए, इतनी भद्द पिटी कांग्रेस की आपने आत्ममंथन किया? स्वामीनाथ जी, आपने आत्ममंथन किया? स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपने आत्ममंथन किया कि 19 से 6 पर आ गए, 6 से 0 पे हो जाएंगे? सुनिए, हाँ, आत्मंथन कर लिया, और आत्मंथन सब चीज का अमित जी किया जा रहा जी, है। जी। जो हमारे सुमन भाई ने बताया कि 1100 रुपया और 10,000 जो चुनाव आयोग के समझौता से जिस दिन डिक्लेयर होता है, उससे 10 मिनट पहले सबके खाते में पैसा जाता है। 40,000 करोड़ लोन लेकर जो देश पे 287 लाख करोड़ कर्ज है, और देश में जो पहले हम लोग 54 लाख करोड़ कर्ज छोड़े थे मनमोहन सरकार में, आज 274 लाख करोड़ कर्ज हो गया। लोग दोस्तों, ये बच्चा पैदा होने से पहले, उसके पेट में आने से पहले 2,74,000 रुपया कर्ज में रहेगा। ये भी देश का दुर्भाग्य है। 71 लाख करोड़ बिहार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, पुल बनता है तुरंत गिर जाता है, ये भ्रष्टाचार में नहीं आता है। ये आईना दिखता है बिहार के युवाओं को। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे गुजरात से लेबर ट्रेन चलाऊंगा, बिहार से गुजरात तक, यानी हमारे बिहारियों का अस्तित्व है। आज मनोज तिवारी भी एक ट्वीट किए कि सब नौकरियां दे देंगे तो लेबर मजदूर कहां से आएंगे। तो हम लोग मजदूरी करने के लिए बिहार में पैदा लिए हैं। बिहार IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर। और अब सबसे बड़ा दर्द की बात अमित जी ये है, मैं दिल्ली में चाहे महानगरों में, ये सुमन जी भी जानते होंगे, पत्रकार है, आरजू भाई जानते हैं, गिग वर्कर जो हम लेबर का नेता हूं, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। गिग वर्कर जो दिल्ली में पिज्जा वगैरह पहुंचाते हैं, उनसे पूछता हूं कहां के हो भैया, तो हम बिहार के हैं। तो क्या किए हो? MA किया हूं, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिला, तो हम मजदूर का स्वामीनाथ जायसवाल जी, हर MA BA किए आदमी को नौकरी नहीं मिलती है। आपको भी पता है कि रोजगार इतना आसान मसला नहीं है। अपनी ब्रॉडकास्ट, रोजगार इतना आसान मसला नहीं है। बोलना चाहूंगी अमित जी, अलाउ मी फॉर वन थिंग। मनमोहन सिंह को, स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, स्वामीनाथ जी सुन लीजिए, आपका ही जवाब दे रही हैं, आपका जवाब दे रही हैं जी। नहीं, मैं एक ही कहना चाहूंगी, मनमोहन सिंह के बारे में PV नरसिम्हा राव को क्रेडिट नहीं दिया गया। लिबरलाइजेशन के दौर में PV नरसिम्हा, अरे सुनिए पहले, लेबर दिल्ली में आए, दिल्ली में बोले कि फ्री। स्वामीनाथ जी, वो आपका जवाब दे रही है, एक मर्तबा सुन लीजिए, वो आपका जवाब दे रही है, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बिहार में कहने की बात कहे लोग, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। लिबरलाइजेशन के दौर में नहीं, मैं ज्यादा नहीं, मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगी। शिक्षक से छाछा देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठ के कट्टे की बात करते हैं, मंगलसूत्र मुजरा की बात करते हैं, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात। चलिए ठीक है, आपके पास विषय नहीं है। सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, उच्च पद पर सुमन जी, प्रधानमंत्री। ठीक है स्वामीनाथ जी, पॉइंट टेकन। स्वामीनाथ जी, पॉइंट टेकन। स्वामीनाथ जायसवाल जी, पॉइंट टेकन। सर कुमकुम जी, आप पूरा कर लीजिए। कुमकुम जी, मुझे सुमन जी के पास जाना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि लिबरलाइजेशन के दौर में किस तरह से रिवाइव किया गया था इकोनॉमी को PV नरसिम्हा राव के द्वारा। इनके ही लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। क्रेडिट किसको दिया गया था? मनमोहन सिंह को। और उसी मनमोहन सिंह को परसों का अपने उठा करके स्टेटमेंट देखिए, मनमोहन सिंह के ही प्रेयर मीटिंग में वो कहते हैं कि वो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं थे, उनको उनकी जो समझ थी इकोनॉमी को लेकर के वो नहीं थी। तो मैं नहीं कह रही हूँ, मोंटेक सिंह आलूवालिया कह रहे हैं। ये तो मजाक है मैम, मोंटेक सिंह आलूवालिया, इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। मनमोहन सिंह से बेहतर इकोनॉमिस्ट देश में पैदा नहीं हुआ। सुमन कुमार जी, स्वामीनाथ जी, पॉइंट टेकन, ठीक है। विराम सर, विराम, रिलैक्स स्वामीनाथ जी, रिलैक्स, स्वामीनाथ जी, रिलैक्स। 4 पॉइंट्स है जिसपे कांग्रेस को और RJD को समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने जंगल राज का डर तकरीबन पिछले 3 साल में लोगों को दिखाया, बीजेपी ने उसे भुना लिया। NDA का व्यापक जातिगत समीकरण गठबंधन जो था ना, वो सबसे ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि ये लोग MOI करते करते थक गए और वो पेनिट्रेट करते हुए अंदर पहुंच गया, और उसने मतलब खासकर NDA ने सारे जितने जातिगत समीकरण था सबको तोड़ा है। इस बात को समझना पड़ेगा। इस बार मतदाताओं में एंटी इनकम्बेंसी जो पिछले इससे 5 साल पहले चुनाव में देखने को मिलता था, आजू भाई इससे एग्री करेंगे, और युवाओं का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट इस बार नहीं दिख रहा था RJD के साथ। और युवाओं में अगर रहा तो जो बुजुर्ग थे, जो महिलाएं थी या महिलाएं हैं, उन्होंने
आरजेडी को ही डिच किया। मुसलमानों की हम चर्चा इसलिए करेंगे कि मुसलमान बिहार में बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी सीटों पे, लेकिन उस एक क्षेत्र में, एक विधानसभा में 5-5, 4-4 लड़ाए गए, जो हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए, खासकर मैं मिथिलांचल की बात करता हूं, जहां से अलीनगर मैथिली ठाकुर, हिमाचल में भी यही हुआ। मैथिली ठाकुर जैसी यंग जर्नलिस्ट, यंग एक पॉलिटिशियन जीत के आती, सिंगर जीत कर आती, सोचिए। भाई आज तक कभी वहां बीजेपी नहीं जीती है। अब आप सोच सकते हैं, क्योंकि अब मूवमेंट को समझना पड़ेगा, आरजेडी को भी समझना पड़ेगा और कांग्रेस को भी। कांग्रेस यहां कमजोर इसलिए रही कि कांग्रेस अपने संगठन पे ध्यान नहीं दे पाई। एक तो सीट जिस दिन आपको नॉमिनेशन के लिए जाना है, उस दिन आप सुबह डिले प्लस फ्रेंडली फाइट के नाम पर भी आमने सामने कैंडिडेट उतारेगा। और इस बारे में अर्जू खान साहब से भी मेरी बात हुई थी कि भाई ये कैसा कोएलिशन है, कैसा गठबंधन है कि एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतार दिए गए। सुमन कुमार जी के साथ कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं उनके पास जाऊंगा। अर्जू खान, बस 2 मिनट मेरे पास शो में बचे, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। यहां से आरजेडी के को और रिफाइन करने के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज़्यादा राइज करने के लिए, शाइन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी है? यहाँ से आगे कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए हम बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर और कर पाएं, और उसके लिए हमारी समीक्षा बैठक आज से शुरुआत हो गई है। हम 2 से 3 समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद जो हमारे अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, उसको आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम बताएंगे उस चीजों को। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से, मतलब एकदम खुलेआम मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो भी हुआ है इलेक्शन कमीशन के बदौलत हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बाद जो हमारे अंदर कमियां खामियां हैं उसको भी हम जरूर टटोलेंगे और बताएंगे। उसके लिए आज से हमारा समीक्षा बैठक शुरू हो चुका है। लेकिन जहां तक रही बात जो कुमकुम भारद्वाज कर रही थी कि इनके बातें जो है बहुत एरोगेंट थी, ये गलत तरीके की बात करते थे, एरोगेंट टाइप बात करते थे। देश के प्रधानमंत्री आते हैं, ये कहना बड़ा जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री हो, असम के मुख्यमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आते थे तो वो क्या करते थे? उन्होंने ध्रुवीकरण की एक पिच सजाई, ध्रुवीकरण की राजनीति की। 20 सालों के सत्ता शासन। ठीक है भाई, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे कुमकुम जी के पास जाना, मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है। थैंक यू, स्टे विद मी। अर्जू खान, स्टे विद। कुमकुम जी, योर रिएक्शन मैम, क्लोजिंग कमेंट, लास्ट 1 मिनट मैम। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी अमित जी, जो बिहार के ऊपर जो काला धब्बा था ना बिहारीपन का, वो भी उन मोदी जी के ही झोले में आया, वो भी उनके द्वारा ही वो दाग को धोया गया, और वो दाग मुझे लगता है बिहार का वो धुल चुका है। बिहार अब डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर के आगे बढ़ेगा, और थैंक्स टू गॉड, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, आप गलत कर रही हैं। इस श्रम पोर्टल पे अभी भी 3 करोड़ 35 लाख बेरोजगार युवा 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में मैं यही कहूंगी कि मोदी जी आपने गुजरात ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में जो कमियां आपने दूर करने का कुमकुम भारद्वाज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, बहुत बहुत माफी चाहता हूं सभी प्रवक्ताओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जू खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन जी, थैंक यू सो मच। स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस के प्रवक्ता थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार में प्रचंड बहुमत आया है, प्रचंड वोटिंग हुई है, सरकार बदली नहीं है, लेकिन सरकार चुनने का तौर तरीका सलीका बदल गया है। जल्दी शपथ ग्रहण होगा, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अब यहां से सफर आरजेडी का कैसा होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी।